तो प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका बायोलॉजी के चौथे लेक्चर्स में। आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th का बायोलॉजी। हम सजीव विज्ञान पढ़ रहे हैं क्लास 10th का, और हमने सीरीज भी शुरू किया है अपना बायोलॉजी का, जिसमें हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। और उसमें हमने बहुत सारे अच्छे पूरे डेप्थ में जाके हमने क्या किया था। एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा था कि सजीव के क्या लक्षण होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जितने भी जीव हैं उनको जीने के लिए क्या चीज़ पोषण की आवश्यकता होती है, और कोई भी जीव को नरिशमेंट के मतलब पोषण के लिए चार चीज़ क्या बोलते हैं, कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको जीवित रहने के लिए चार चीज़ें की आवश्यकता होती हैं। ठीक है, जिसमें एक था न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, और उसके बाद था अपना दो और एक रेस्पिरेशन। तो हम लोग उसमें न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। न्यूट्रिशन के हम लोग दो पार्ट में पढ़ा था। एक था अपना ऑटोट्रॉप्स और एक था हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में क्या था, दो टाइप्स के थे। एक थे फोटोसिंथेसिस वाले, फोटो ऑटोट्रॉप्स वाले, एक थे केमो ऑटोट्रॉप्स वाले। ठीक है, तो हमने उनको बहुत बेहतरीन से पढ़ रखा था। हमने लास्ट और टाइम पे क्या किया था, स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में पढ़ लेते कि स्टोमाटा खुलते और बंद कैसे होते हैं। मैंने आपको GIF वहाँ पर मैंने आपको एनिमेशन वीडियो भी दिखाया था, जो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर कर दिया होगा कि स्टोमाटा आखिर ओपन कैसे हो रहे थे और क्लोज कैसे हो रहे थे। मैंने जाते जाते आपको कुछ होमवर्क दे गया था कि बच्चे मेरे पढ़ के आए होंगे, तो ये ऐसा करके आएंगे तो बिल्कुल आप देखना बहुत अच्छे मार्क्स करने वाले हो। इसमें कोई शक नहीं कि आपका मार्क्स कम आएगा। बिल्कुल पूरा 100 to 100 आप बायो में कर लेंगे। और सिर्फ नंबर की बात नहीं है, आप देखना कभी आप इन फ्यूचर कभी किसी चीज़ की तैयारी करते हो क्लास और या सीनियर क्लासेस में जाते हो, तो वहाँ पर आपका जो चैप्टर बन के आएंगे, तो वहाँ पर देखना आप कितने अच्छे स्कोर करोगे। यहाँ पर आपको बायो वहाँ पर बहुत क्लियर समझ में आएगा। और जो बच्चों में एक भावना बनी होती है ना कि बायोलॉजी रटने वाला विषय है, ऐसा नहीं है। देखो आपको कितना अच्छा फील आ रहा है ना। आपको बहुत सारी बातें क्या हो ऐसे ही चमकते जा रही हैं। तो बिल्कुल आपने क्या किया, आपने हमारी बातों को माना, अपने नोट्स बनाए, आप उसको रिवीजन कर रहे होगे। मैंने आपको कुछ पेजेस बोला था पढ़ के आने के लिए, आप उसको पढ़ के आए होगे, है ना। तो इन सब बातों का आपने ध्यान रखा, तभी तो आपको ये सब आसान लग रहा है। चलो, हमने यहाँ तक की बातें पढ़ लिए थे NCERT में। लेक्चर 3 मैंने बोला था कि मानो अगर हम ये आपको पढ़ के आना था, विषम पोषण के बारे में बोला था, पढ़ के आइएगा थोड़ा सा। पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं। जिन जिन बच्चों ने पढ़ा होगा मेरे प्यारे छात्र हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो नहीं पढ़े हैं बिल्कुल आप पढ़िएगा, ठीक है ना। चलो, ये सब बातें क्लियर हो चुकी थी। लेक्चर 3 हमको यहाँ शुरू करना था, तो एक बार मैं से पहले अपना नोट्स रिवाइज करा देता हूँ फटाफट से आपको। एक मिनट पहले इसको सेट कर लीजिए। चलो, ओके। तो और साउंड के लिए बहुत मैं परेशान हूँ, पता नहीं क्या करें इसके लिए। साउंड बहुत कम आ रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चों को साउंड से बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ अभी मैनेज कीजिएगा इसको जैसे तैसे करके। अगर आप तो कहीं दूर से पढ़ रहे हैं तो आप हेडफोन या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं थोड़ा थोड़ा कर लेना। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस पर बहुत जल्दी इसको सुधार करने के लिए एक अच्छा सेटअप लाने वाला हूँ, जिसमें मेरा कैमरा का सोल्यूशन तो ठीक है, मतलब ये मेरा क्या बोलते हैं माइक वाला सिस्टम मेरा सही हो जाए, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। तो देखिएगा, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले थे। तो ये अच्छा, विषम पोषी पोषण क्या है। तो अब सीधे सीधे जानते हैं कि जीव भोजन के लिए अन्य जीवित या देखो अन्य जीवित या मृत प्राणी पर निर्भर रहते हैं। विषम पोषी में क्या होता है, देखो या तो दूसरे जीव पर आधारित तो हैं, आश्रित तो हैं। वो जीव या तो लिविंग हो या मर गया हो, दोनों को खा लेंगे चलेगा। जैसे हम लोग कुछ जैसे अपने हम लोग जीवित चीज़ भी खाते हैं, मरे हुए चीज़ खा लेते हैं। तो हम लोग क्या हेटरोट्रॉफ में आते ही आते हैं। चलिए, अब इनमें देखना ये 3 प्रकार का होता है। विषम पोषी पोषण कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। आपको याद रखना चाहिए। पहला होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो मतलब होता है पूरा, जोइक यानी ऐसे लोग जो पूरा पूरा एक बार भोजन लेते हैं फिर उसका पाचन करते हैं, वो लोग कहलाते हैं होलोजोइक। ठीक है, होलो पूरा भोजन एक साथ ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और तीसरा होता है अपना पैरासाइटिक न्यूट्रिशन या पैरासाइट न्यूट्रिशन। इसको 2 नाम से बोला जाता है, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें डरने की नहीं, सॉरी। सेप्रोट्रॉफिक इसका जो है 2 नाम होता है, एक होता है सेप्रोट्रॉफिक और एक होता है सेप्रोफाइटिक। तो सेप्रोफाइटिक पूछे या सेप्रो सेप्रो सेप्रोट्रोफाइक, दोनों सेम नाम है, डरने की जरूरत नहीं है। यानी इनको बोला जाता है मृत जीवी पोषण। ठीक, और ये तो पैरासाइटिक मतलब परजीवी होता है, और होलोजिक में हम लोग आते हैं। ठीक है,
चलो, तो पहले हम लोग एक-एक करके तीनों को पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, आप इसको नोट्स में बना लीजिएगा और पहला ये तो सर आप देख लेंगे ना, ये तो तीसरे लेक्चर में कवर हो चुका था। हाँ, बिल्कुल हो चुका था, मुझे पूरा याद है। चलो, चलिए, आपसे मैं एक क्वेश्चन कर लूँ यहाँ पर अगर, तो बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आप इसका इस आंसर बहुत सही से कर देंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इन यूज्ड फॉर। देखो क्लोरोफिल जो होता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या यूज़ करता है? इसका आंसर आपको करना है। मैं तो नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने आपको बहुत डीपली इसमें डिस्कशन कराया था। पेज नंबर आपको पिछले इस लेक्चर में, फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर कि क्लोरोफिल करता क्या है पहले। सारे स्टेप मैंने आपको बता दिए थे कि वो क्या करता है, लाइट को ऑब्जर्व करता है। सन एनर्जी में जितनी लाइट है, लाइट एनर्जी है, तो सूर्य में जितनी लाइट एनर्जी है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है क्लोरोफिल। मैंने आपको पूरा डायग्राम पे करके दिखाया था क्लोरोफिल क्या करते हैं, उसको अवशोषण कर लेते हैं। तो मैंने इसको बातों-बातों में इसका तो मैंने आंसर ही बता रखा आपको। फिर भी आपको जो नए बच्चे हैं तो बिल्कुल समझ गए क्या इशारा किया जा रहा है आपको। इसीलिए बोलता हूँ कि अपना पुराना पहले अपना बैक रिवीजन करके आइएगा, तो बातें हमको बहुत क्रिस्टल क्लियर की तरह चमकेंगी, है ना? चलिए, अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म। आपको आंसर करना है। बहुत डिटेल्स में पढ़ाया गया है। कोई क्वेश्चन अब देखो मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि आपने अगर कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिया, तो कोई क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं क्या? आप कहेंगे सर नहीं। यही ब मैं बोल रहा हूँ कि कब से कि रटने का विषय नहीं है, इसे अब समझने वाला विषय है। हम इसको समझते चलेंगे, तो इसमें जितने एमसीक्यू बनाए जाएँगे आपसे बिल्कुल ईज़िली डील हो जाएँगे। और यहीं पर नहीं, क्लास अब 12th में जाने वाले हो, क्लास 11th में जाओगे, बिल्कुल आपको मक्खन की तरह दौड़ेंगे। मैं उस लेवल तक आपको पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 12th का भी मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ भी मेरा देखना लेक्चर्स आ रहे हैं। तो मुझे उन बातों का ध्यान है कि बच्चों को किस तरह प्रिपेयर करना है, आपको किस तरह फौलाद बना देना है क्लास 10th में, कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम को फोड़ दो, उसके बाद कभी क्लास 11th-12th में जाओ तो वहाँ भी आपको तकलीफ़ें बिल्कुल ना के बराबर हो। इतना तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आप 10th पढ़ जाओगे तो क्लास 11th-12th उड़ा दोगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपको इतना ज़रूर हम बना देंगे कि आप वहाँ पर जाके बिल्कुल आसानी से पढ़ पाओगे। उन चीज़ों को आपको समझने में तकलीफ़ नहीं होगी। नहीं तो बच्चे रोते हैं। मैं रियल बता रहा हूँ कि वहाँ पर क्लास बहुत हायर है। क्लास 10th से मतलब 10 गुना ज़्यादा है क्लास 11th और 12th। लेकिन इसको लोग हल्के में लेते हैं, उनकी मर्ज़ी है। सोचते हैं कि नहीं, 10वीं क्लास बहुत बड़ा था, बाकी तो सब अब ऐसे ही हम बिना पढ़ के ही निकाल देंगे। चलिए, तीसरे क्वेश्चन को आपने कर लिया होगा। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किसके टूटने पर बनी है? CO2 टूटने पर, ग्लूकोज़ के टूटने पर, वाटर के टूटने पर, कि नॉन ऑफ दीज़? इनके क्वेश्चन भी खुद से ही करना है आपको। आपको ही करना है। क्योंकि बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ाया गया है, कहीं डाउट्स नहीं है, इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ। हाँ, जहाँ भी मुझे लगे कि क्वेश्चन थोड़ा टफ है तो मैं आपको कराऊँगा ज़रूर। चलो, अगला प्रश्न है, क्या पत्तों में कहता है कि क्या पत्तों में स्टोमाटा सबसे ज़्यादा कहाँ उपस्थित हैं? मैंने इसे क्या बोलते हैं, मैं यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी इस वीडियो को इस पॉइंट्स को डाला था। बच्चे ने वहाँ बहुत सारे गलत आंसर किए थे। आप बिल्कुल बिल्कुल इसका सही आंसर कर पाओगे। स्टोमाटा होते हैं लोअर एपिडर्मिस में, निचले स्तर में होता है। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर होता तो सूर्य के प्रकाश पड़ेगा और सारी लाइट उसके क्या हो जाएँगे, लाइट से क्या हो जाएँगे, उसके वाटर्स क्या होंगे, लॉस हो जाएँगे। यानी पौधों को बहुत तकलीफ होगी उसके, और वाटर लॉस होते रहेंगे तो। इसीलिए मैक्सिमम मैक्सिमम स्टोमाटा कहाँ पे होते हैं? लोअर एपिडर्मिस में होते हैं, ठीक है? निचली बाह्य त्वचा में होते हैं, ऊपरी में नहीं होते हैं। जैसे मैंने लिप बोला, ये लिप का ऊपरी भाग है और ये लिप का निचली भाग है। इसमें एपिडर्मिस ज़्यादा होते हैं, इसमें स्टोमाटा ज़्यादा होते हैं, ना कि ऊपर वाले में। ओके? चलो, अब देखेंगे आप हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होते हैं, यानी विषम पोषी पोषण को हम क्या डिफाइन किए थे? इसमें जीव होते हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर जिसमें जीवित जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग हैं, दूसरे पर निर्भर हैं। अब देखना, इसको मैंने बताया 3 टाइप्स के होते हैं, होलोजोइक, सेप्रोट्रॉफिक और पैरासाइटिक। ठीक है, पैरासाइटिक। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो इसमें हम लोग आते हैं। इनका क्या कहते हैं? देखना, इसमें इसका नाम में ही छिपा है होलो। होलो का मतलब होता है पूरा, होल, ठीक है ना, पूर्ण। और इसमें इसीलिए मैं बताऊँ पहला पॉइंट कि इसमें जीव क्या करते हैं। पहले पूरे एक पेंसिल मुझे लेना पड़ेगा, चलिए एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें जीव क्या करते हैं? संपूर्ण भोजन को एक बार अंतर्ग्रहण कर लेते हैं, पूरा ठूस लेते हैं मुँह में, ठीक है ना? जैसे आपको अपने ऑनलाइन में देखा होगा तो आपको दिखाएगा कि बहुत सारे
जल्दी जल्दी मुँह से पूरा ठूस ठूस के खा रहे हैं, पूरा भर पेट, पूरा अंदर ले जाएंगे, उसके बाद हम उसको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे और उसके हम लोग न्यूट्रिशन निकालेंगे, न्यूट्रिएंट्स उनसे निकालेंगे। और एनिमल शरीर के अंदर भोजन पचाता है, पहले अंदर हम ले जाएंगे और शरीर के अंदर हम लोग भोजन क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। भोजन कहाँ डाइजेशन होगा, भोजन कहाँ डाइजेस्ट होगा, कहाँ जाके पचेगा, अंदर। ठीक है, फूड डाइजेस्ट होगा और ऑब्जर्व अवशोषित होगा। वही तीसरा पॉइंट कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में 3 प्रकार के प्राणी आते हैं। कौन कौन, एक तो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, ओके। कौन कौन, शाकाहारी जिसमें प्लांट बेस्ड फूड, जिसमें क्या क्या शाकाहारी में क्या आता है, जिसमें जो भी लोग होते हैं वो प्लांट्स से संबंधित भोजन खाते हैं। मांसाहारी में एनिमल खाते हैं। और सर्वाहारी में कौन सी, बोथ, इहो खाएगा, मांस मछली खाएगा और साग सब्जी भी खाएगा। तो हम लोग सर्वहारी, हम लोग तो ओमनीवोर्स में आते हैं ना, ओमनीवोर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। बहुत तकलीफ है गले में, लेकिन क्या किया जाए आपका अभी। इसलिए पहले तो साउंड्स कम थे, इसके लिए आज साउंड्स में, मेरे खुद के साउंड्स में प्रॉब्लम है, तो आप कंप्रोमाइज़ कर पाएंगे ना, क्योंकि लेक्चर्स मिलना आपको बहुत ज़रूरी है, टाइम टू टाइम। ठीक है, अब मैं बोला हूँ ऑन टाइम आपका सिलेबस ख़त्म करना है यूट्यूब पे, तो मैं बिल्कुल करने वाला हूँ सारे विषय, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे से प्रॉमिस किया है कि आपका, आप अगर कहीं ट्यूशन नहीं करते हो तो फिर भी आप ऑनलाइन हमसे यूट्यूब से पढ़ सकते हो, और अच्छा, इतना अच्छा स्कोर करोगे फिर वो ऑफलाइन वाले से भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, इतनी गारंटेड है इसमें। थोड़ा आप में धैर्य होना, तो आप में पेशेंस होना चाहिए कि आप उसको धैर्य के साथ देखें, अपने नोट्स बनाएं, जो आपको होमवर्क देता हूँ उसको कीजिए, है ना। चलो चलते हैं अगले अपने पॉइंट पे अपने। अभी होलोजोइक के उदाहरण क्या होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन कौन आते हैं, तो मानव, सांप, पक्षी, अमीबा, ठीक है, और गिद्ध, चिल इत्यादि, ये सारे आते हैं किसमें, होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। ये लोग क्या करते हैं, पहले खाते हैं, अंदर जाके उस भोजन को पचाते हैं। चलो हम बात करेंगे अब मृतजीवी पोषण के बारे में, यानी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये इसको सेप्रोट्रॉप्स बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जीव एक मृत या सड़े हुए पदार्थ पर भोजन करते हैं। पहले जीव मर गया होगा या सड़ेगा, मरा होगा या सड़ा होगा, उसको ये भोजन, उस पर अपना भोजन फीड करे, उसको अपना भोजन बनाएंगे। ये पहले अंदर नहीं ले जाएंगे, पहले उसको मरा होगा ये जीव या सड़ गया होगा, उस पर ही अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है ना। भोजन का पाचन शरीर के बाहर ही करते हैं, यानी भोजन को पहले ही तोड़ देते हैं, पूरे उसके छोटे छोटे, उसके पूरा क्या बोलते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं, पूरा भोजन के डाइजेशन बाहर ही कर देते हैं, और फिर पोषक जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स निकल जाता है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं बाहर से। हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहाँ मिलते हैं, हमने भोजन, मैंने दूध पिया, हम दूध पीते हैं तो भोजन जाके छोटी आंत में अपना पचता है, वहाँ पचा तो वहाँ से हमको न्यूट्रिएंट्स मिला, पोषक तत्व तो मिला। लेकिन ये जो सेप्रोट्रॉपिक्स वाले जीव हैं, मृतजीवी पोषण जो जीव, मृतजीवी जीव जो होते हैं, ये क्या करते हैं, पहले ही भोजन को सरा गला देते हैं, फिर उसको पूरा पचा देते हैं बाहर ही, फिर उसको अंदर लेते हैं, उसमें जो बचेगा विटामिन्स, जो भी मिनरल्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स, उसको अंदर ले जाते हैं, पचा के अंदर ले जाते हैं। तो ये डिफरेंस है बहुत बड़ा। तो अब कभी आपसे पूछे जाए कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में और मृतजीवी पोषण में आप अंतर बताएं, बिल्कुल आसानी से लिखना। होलोजोइक में अपने क्या पड़ा, पहले पूरा पूरा भोजन खाएंगे, अंदर जाएगा, भोजन पचेगा। ठीक है, इसमें क्या है, पहले ही भोजन को सारा मरे हुए जीव पर ये लोग भोजन बनाएंगे, उसको बाहर ही बचा लेंगे, फिर उसको अंदर ऑब्जर्व करेंगे। बहुत लेक्चर्स आगे करने की इच्छा नहीं हो रही है। टाइम भी हो चुका है, तो कोई रात भी बज रहा है ना, क्योंकि इतना समस्या हो गया ना कि दिन में इतने क्लासेस हैं कि फिर मुझे टाइम नहीं बन रहा है, और एक बार आ गया हूँ तो बिल्कुल वादे के साथ आया हूँ, तो इसमें मैं मुँह करने वाला नहीं हूँ। तो तुम समझना कि अगर तुम्हारे लिए कोई भाई इतना परिश्रम कर रहा है, तो तुम्हें भी तो कुछ ना करना ही है। और किस लिए कर रहा है, तुम्हारे लिए कर रहा है ना, तुम्हारे अच्छे मार्क्स होने चाहिए, तुम्हें फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, तुम कहीं अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी कुछ बनना चाहो बन जाओ। उन सबको ध्यान में रखकर कोई इतना मेहनत करता है रात रात, तो आपको कितने पढ़ने चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेना, तो कहीं ना कहीं तुम एक सफल इंसान बन जाओगे। मैंने क्या बोला कि आपके फ्यूचर्स के लिए कोई इंसान इतनी देर रात जगता है, आपके लिए कुछ कर रहा है, तो आपको अपने लिए कितने करने चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना अपने दिल में, अपने मन से क्वेश्चन करना, अपने आत्मा में क्वेश्चन करना, इसका आंसर खुद से ही ढूंढना है।
जो भी इसका आंसर मिलेगा ना वो आपके लाइफ को चेंज करेगा। ओके, ढूंढना इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत बड़ा प्रश्न है ये कि आपके लिए कोई दूसरा कोई इतना मेहनत कर रहा है तो आपको आपके अपने लिए कितने करने चाहिए, है कि नहीं? इसका आंसर ढूंढ लेना खुद में जाके, और जिस दिन इसका आंसर आपको मिल जाएगा देखना आप एक परफेक्ट इंसान बनेंगे। एक परफेक्ट क्या बोलते हैं, परफेक्ट मैन बोलो या कंप्लीट मैन बोलो, आप बिल्कुल बन के निकलोगे यहाँ से, इसमें कोई डाउट्स नहीं होंगे। चलो हम पढ़ेंगे जो हमने क्या पढ़ना है हेटरोट्रॉफिक्स न्यूट्रिशन में, जो तीसरा टाइप से क्या है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, यानी परजीवी पोषण है। ये देखो क्या करते हैं अपन, पहले फिर से हम रिकॉल करते हैं। पहले मैंने क्या पढ़ा, सारे भोजन को खाएंगे हम लोग होलोजोइक में, फिर अंदर ले जाकर पचाएंगे। सेप्रोट्रॉपिक्स में हमने क्या पढ़ा कि भोजन को पहले मरे हुए जीव पर जाएंगे, वहाँ पर भोजन फीड करेंगे, भोजन बनाएंगे और उसको बाहरी भोजन को पचाकर फिर उसका न्यूट्रिएंट्स जो होगा उसका ऑब्जर्व, वहाँ से उसको न्यूट्रिएंट्स को लोग ऑब्जर्व कर लेंगे और शोषण कर लेंगे। उसमें क्या थे एग्जाम्पल में, कुछ बैक्टीरियास थे, कुछ कवक थे। देखो फंजाई मतलब कवक होता है, कुछ कवक थे, कुछ बैक्टीरियास थे। और फंजाई में कौन कौन आते हैं, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ब्रेड मोड हो गया, ठीक है ना। ब्रेड मोड को आप राइजोबियम भी बोलते हो आप, ठीक है ना। ब्रेड मोड आपने कभी कभी देखा होगा कि आपकी रोटी पे ब्रेड आप लाते हो, देखिए ना ब्रेड खराब हो जाता है, उस पर हरा हरा या कुछ भी कलर का मतलब एक भूरापन आता है ना, उसको बोलते हैं कि खराब हो गया। वो क्या हो गया, वही राइजोबियम तो है ऊपर, वो ऐसे ही न्यूट्रिशन करते हैं। जो चीज़ सड़ने लगता है उस पर ये फिट करते हैं, उसको खराब पहले कर देते हैं, फिर उसको भोजन लेते हैं। परजीवी पोषण में क्या पढ़ना है आपको, बल इसमें क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। इसमें देखना, इसका नाम है परजीवी, पड़े रहेंगे किसी पर, ठीक है ना। लेकिन इनका एक बेनिफिट्स क्या है, ये लोग किसी मतलब इनकी मतलब खासियत क्या है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसे आपने हमारे सर में देखा होगा, आपके सर में कुछ मान लो जू होंगे, या पेट में आपका क्या बोलते हैं, उतने हम लोग बोलते हैं चील पड़ गया अपने भोजपुरी भाषा में, या कीड़ा समझ लो बड़े बड़े। वो क्या होते हैं, पेट में ही अंदर रहते हैं, आपको हम लोग को मारते तो नहीं है, लेकिन हमारे भोजन को चुरा के खाते हैं। हम लोग भोजन खाते हैं, जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स बना, एनर्जी बना, वो लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो परजीवी आप में पड़े रहेंगे, लेकिन आपको मारेंगे नहीं, आपको किल नहीं करेंगे। जैसे आपने अमरबेल कस्कुटा का नाम सुना होगा, कस्कुटा बोले तो अमरबेल की लत्ती। वो क्या होता है, जिस पेड़ पर रहेगा उस पेड़ को मारेगा तो नहीं, लेकिन उस पेड़ जो भोजन बनाएगा उसके भोजन में चुरा चुरा खाते रहता है, अपना न्यूट्रिशन करते रहता है। पढ़ते हैं अपने नोट्स को, क्या खाता है। जो मैंने आपको बातें समझाई वही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। आपको देखना पूरा देसी भाषा में, पूरी अपनी भाषा में आप बायोलॉजी को पढ़ोगे, मस्त साइंस की भाषा को तोड़ के बिना बिना उसको मतलब बिगाड़े हुए अपनी भाषा में समझ लोगे, और उसका मतलब साइंस का अपमान भी नहीं करोगे, पूरा इतना टू द पॉइंट आंसर लिखोगे कि आपको पूरा 100 to 100 नंबर मिलेंगे। और मैं आज आज आपको लगता है ना बायोलॉजी आपका कम नंबर का है, मानता हूँ। क्लास 12th में आके देखना, क्लास 7th में जब आओगे तो बायोलॉजी आपका पूरा 100 का नंबर है, फिजिक्स 100 नंबर का है, केमिस्ट्री 100 नंबर का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी इस नंबर के पीछे मत भागो कि नंबर कम है, लेकिन मानता हूँ कम है साइंस में नंबर अभी, लेकिन ये फ्यूचर आपको डिसाइड करेंगे चैप्टर्स। यहाँ पे बहुत दिल से पढ़ो, बहुत प्रेम से पढ़ो, नंबर के पीछे मत भागो। जो मैं पढ़ा दूंगा आपके बोर्ड में वही क्वेश्चन रहेंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, टॉपिक से तो बाहर नहीं हिलेगा। अब पढ़ते हैं अपने नोट्स को। जीव पौधे या जंतुओं के मारे बिना, उनको मारते नहीं हैं, उनको किल नहीं करते हैं और उनसे पोषण प्राप्त कर लेते हैं, ये कहलाते हैं परजीवी। परपोषण, परपोषी के अंदर, परपोषी मतलब हम परपोषी के अंदर या बाहर, इनकी खासियत है ये बाहर भी रह सकते हैं किसी हम परपोषी के, या उसके अंदर भी रहते हैं। जैसे हमारे पेट के अंदर भी रहते हैं, हमारे पेट के मतलब हमारे सर के ऊपर भी मतलब जू है, तो बाहर भी और अंदर भी दोनों तरफ से न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकते हैं। मच्छर आएगा बाहर से अपना खून लेकर चला जाता है, ठीक है। पेट के अंदर भी बहुत सारे, मैं कीड़े की बात कर रहा हूँ कब से, वो भी जो होते हैं। एग्जाम्पल कुछ चीज़ के याद रख सकते हैं आप, जू, सिर में जू यानी अपने जो बालों में होते हैं जीव, फीता कृमि आंत के अंदर, इसकी मैं बात कब से कर रहा हूँ, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, टेपवार्म, क्या बोलते हैं, टेपवार्म। टेपवार्म मतलब वही होता है आंत के अंदर वाला, और एक होता है टिस्क, ठीक है ना। अमरबेल की लती यानी कस्कुटा। अच्छा, अमरबेल की लती क्या है, ये भी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन प्लांट्स है, पैरासाइटिक प्लांट्स है। ये अपना भोजन क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसके लिए ये इसीलिए किसी दूसरे पर निर्भर है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। है तो प्लांट, लेकिन कैसा प्लांट है, पैरासाइटिक प्लांट है, ये दूसरे पर निर्भर रहता है। आपने बहुत सारे देखा होगा गाछ पर पूरा ये फैल जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पैरासाइट्स क्या है। परजीवी कुछ एग्जाम्पल भी और देख लेते हैं। देखना ये कहाँ रहते हैं, अगर ये मैं बोला ना दोनों तरफ से पोषण करते हैं। जो शरीर के बाहर
रहते हैं, जो शरीर के बाहर रहते हैं, उनको बोला जाता है एक्टोपैरासाइट्स। और जो शरीर के अंदर रहते हैं, पेट के अंदर जहाँ भी शरीर में जो भी अंदर के आप न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें बोला जाता है एंडोपैरासाइट्स। ये शरीर के अंदर रहकर पोषण लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए ट्रॉप, ये जिसको हम तो भोजपुरी में चील बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोला जाता है। पहले हम लोग को होता था ये सब, अब नहीं, क्योंकि बच्चे तो खाटा पीटा इतना खाते रहते हैं, खट्टा मीठा खाना, कि ये मर जाते हैं। पहले पेट में बहुत हुआ करते थे, बड़े बड़े निकलते थे हम लोग के पेट से। और बच्चा मोटाएगा नहीं, पूरा बच्चा पतला ही रहेगा, क्योंकि जितना बच्चा वो खाना खा रहा है, दूध पी रहा है, उसका सारे पोषण यही ले लेते थे। अब आपका मृत्यु नहीं करेंगे ये, आपको डेथ नहीं करेंगे, लेकिन आपके सारे भोजन को चुराते रहेंगे, खाते रहेंगे। चलो अब एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं, देखना आपको थोड़ा सा आपको मज़ा भी आएगा कि बात सुन के मैं आपको क्या बता रहा हूँ। मैंने देखा आपको बर्गर बनाया हूँ, मानता हूँ थोड़ा मेरा क्या बोलते हैं, मेरा ड्राइंग गंदा होता है कि देखो, मैं एक बायो का छात्र नहीं हूँ, मैं तो मैथमेटिक्स का छात्र हूँ। अपना साइंस था, ऐसा नहीं कि मैं साइंस नहीं पढ़ा हूँ, साइंस पढ़ा हूँ, क्लास 10 तक बायोलॉजी पढ़ा हूँ, उसके ऊपर हायर क्लास में मैंने साइंस उतना डीपली नहीं पढ़ा है। सर आप कैसे पढ़ाते हो? सर मैं अभी पढ़ता हूँ, मैं बोला था ना आपको बच्चों, मैं अभी पढ़ता हूँ, फिर आपको मैं आंसर ट्रीट करता हूँ, पढ़ता हूँ, उसको समझता हूँ, और इतना बुरा भी नहीं पढ़ा हूँ कि मुझे बातें नहीं समझ में आती है। मैं क्लास 10 तक पढ़ा हूँ बायो, उसके आगे नहीं पढ़ा हूँ। जैसे अब बात कर रहा हूँ, मैं क्लास 11 और 12 की बात कर रहा हूँ, वहाँ से मैंने मैथमेटिक्स लिया था, तो मैं मैथ का स्टूडेंट्स हूँ, साइंस में ही मैथ का हूँ। लेकिन बायो भी मेरा अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जो भी अब इंडियाज़ बेस्ट टीचर हैं उनका लेक्चर्स देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ, फिर आपको सिखाता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं किसी अच्छे व्यक्ति का, मतलब किसी अच्छे, मतलब हायर एजुकेटर का शिक्षा आपके साथ में, उनकी बात आप उनके द्वारा नहीं, अपने द्वारा आपके सामने लाता हूँ, तो कहीं ना कहीं तुम एक अच्छे हायर समझो कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। देखो थोड़ा चित्र क्या कहती हैं, यहाँ मैंने लिख दिया बर्गर है, ठीक है ठीक है, अभी तो ऐसा था। अच्छा, हम इसमें पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या हमसे पूछा जा रहा है। हम जो खाना खाते हैं उसका क्या होता है, क्या होता है? आपने बर्गर ऐसा लिया, काट काट के खा लिया, लास्ट में क्या होता है? ये ना होता है, नाम नहीं लेंगे, मल त्याग समझते हैं ना, सुबह सुबह जाते हो कि नहीं जाते हो? जाके ही है ना। नहीं तो बहुत गंदे गंदे बम छूटेंगे, है ना। चलो, मजाक की बातें थी, दिल पे नहीं लेना है आपको। चलो, मैंने क्या बोला, जैसे हम लोग कितना भी अच्छे से खाना खाते हैं, हसरत तो उसका यही होता है ना, सुबह सुबह। हाँ बिल्कुल सर। चलो, तो देखो इनका होता क्या है, पहले तो इनको हम लोग अंतर लेते हैं, अंदर मुंह के अंदर ले गए, यानी हमने अंतग्रहण किया, इंजेक्शन किया, ठीक है। फिर उसका क्या हुआ, अंदर जाके पाचन हुआ, डाइजेशन हो गया। फिर डाइजेशन पाचन के बाद क्या होता है, उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स बने होंगे, उसका ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन मतलब उसका अवशोषण हो जाता है। फिर एसिमिलेशन होता है, यानी मिलाना। अच्छा मान लो उसमें देखो क्या होता है कि जो उसमें विटामिन थे, सबको शरीर के अंदर ही उसको क्या करता है, मिला लेता है, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, यानी मिल जाता है। और मिलाने के बाद जो उसमें का जो वेस्ट मटेरियल बच गया, उसको हम क्या करते हैं, वो बाहर निकल जाता है, यानी उसको इजेक्शन बोलते हैं। जो सुबह सुबह आप हम लोग बाथरूम में जाते हो सुबह सुबह, इसको लैट्रिन करते हो ना, उसी को बोलते हैं, ठीक है। ये होता है। तो हम जो खाना खाते हैं क्या होता है, यही होता है। अच्छा अच्छा, खाते हो, खूबसूरत निकालते हो। चलो, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। देखो आपको मैं कुछ भी गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे किसी बच्चे को थोड़ा लग रहा हो कि सर आपको ऑनलाइन में आके ऐसी गंदी गंदी बातें पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अभी तो आपको जब हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जिसको बुक के जो एनसीईआरटी कहती है उसके हिसाब से चलेंगे। अब देखो सच्चाई है इसमें, मैं कभी गलत, मेरी भी घर में बच्चे हैं, बहन बेटी है, ठीक है ना, बेटे हैं, तो मैं कभी किसी गलत व्यक्ति के साथ, किसी मेरे आप समझ लो कि मेरे छोटे छोटे बेटा बेटी के समान ही हो आप लोग हो। जब मैं, क्योंकि आपसे उम्र में जब इतना साल बड़ा हूँ, जब मान लो आप अभी 14 साल के आप हो गए, तो आपसे मैं कहीं ना कहीं डबल से ज़्यादा हूँ। मेरा 31-32 का एज चल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो मेरे छोटे छोटे भतीजे भतीजी या बेटा बेटी के समान हो आप लोग, ठीक है। चलो, तो इतनी आप हमसे ईमानदारी रख सकते हो कि मैं कुछ आपसे गलत नहीं करने वाला हूँ, गलत चीज़ आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं तो गुरु के दर्ज पे बैठा हूँ। तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देना, ताकि आपको जहाँ से फ्यूचर अच्छे ब्राइट्स, मतलब का फ्यूचर क्या हो, वहाँ से ब्राइट हो, चमकीला हो, क्या बोलते हैं, गोल्डन आपका लाइफ हो वहाँ से। चलो सर, चलो सर, एक बार फिर से सर फटाफट रिवीजन करा दो ना, कि हम खाते हैं तो क्या होता है। चलो, हम तो होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। इसमें जितने होलोजोइक न्यूट्रिशन है, ये 5 चरण में होता है इनका न्यूट्रिशन, इनका पोषण 5 चरण में होता है। पहले क्या होता है, हम लोग भोजन को खाते हैं, फीडिंग फीडिंग और इंजेक्शन, यानी हम लोग अंत ग्रहण करते हैं, यानी भोजन को हम लोग लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, भोजन जाके अंदर पचता है। तीसरा
पचता है। पचने में क्या होता है, जटिल खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे में पदार्थों में टूटता है, यही पे इसको पाचन बोलते हैं। वहाँ से क्या होता है, ऑब्जॉर्प्शन होता है, यानी अवशोषण होता है। अवशोषण में क्या होता है, जो पचा हुआ भोजन है शरीर की बाहर कोशिकाओं में अवशोषित हो जाती है। जो भोजन पच गया उसमें जो न्यूट्रिएंट्स बन गए उसको सारे सेल्स क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, यानी इसको अवशोषित कर लेंगे। ओके, यहाँ पर ऑब्जर्व लिखा है, OBSORBED, ऑब्जर्व हो जाता है, ठीक है, अवशोषित हो जाता है। अगला फेज क्या होता है सर, अगला चरण क्या होता है, चौथा, इसमें मैंने बोला कि एसिमिलेशन, यानी इसमें देखो मिलता उसको उसका मिलता है। क्यों भाई, देखो अवशोषित भोजन यहाँ ऊर्जा प्रदान करने या नया प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। जो भोजन का ऑब्जर्वेशन हो गया, सीख लिया, अवशोषित कर लिया गया है, वो क्या करते हैं, उसको ऊर्जा प्रदान कर, उसको उससे एनर्जी लेने के लिए उसका एसिमिलेशन हो जाता है, उसको वो मिल जाती है, उसको एनर्जी में कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, इसी बात को बोलते हैं। और उससे क्या होता है भाई, उससे प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है, नया नया प्रोटोप्लाज्म बन जाता है उससे, ठीक है। सर प्रोटोप्लाज्म क्या है, बच्चे धैर्य रखो, आपको सारे पॉइंट्स आपको पढ़ाएंगे, ए टू जो भी आपको एनसीईआरटी से कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ाया जाएगा। आप कोई बुक उठा लेना, इतना डिटेल्स तो आपको नहीं मिलेगा। पचवा क्या होता है चरण, इजेस्चन यानी बहिर्गमन। जो भोजन तो पच गया, उसमें से जो भी था उसको एसिमिलेशन हो गया, उसको मिला लिया गया, उसको एनर्जी बन चुकी। लेकिन जो जिसका कुछ नहीं हुआ, जो उसका जो वेस्ट था, उसको क्या करता है, अपचित भोजन का निष्कासन होता है, बाहर निकल जाता है। ऐसे आपने ऐसे खाया, ऐसे निकल गया, तो कहने का मतलब यही चीज़ें हैं, उसका बहिर्गमन हो जाता है, यानी बहिर्गमन मतलब इजेक्शन, और बाहर निकल जाती है, निष्कासन हो जाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर एक, अमीबा में पोषण, आपको एनसीईआरटी में एक टॉपिक दे रखा है, अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो देखो अमीबा क्या है, पहले अमीबा के बारे में जानो क्या है। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इंग्लिश में क्या बोलोगे, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मेरे छात्र तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, उन्होंने तो पूरा प्योर इंग्लिश में क्लास 9th पढ़ा है, तो उनको ये सब मेरी छोटी छोटी इंग्लिश में बीच बीच में छोड़ रहा हूँ, वो तो बिल्कुल ऐसे ही आंख बंद कर कैच कर लेंगे, बाएं हाथ से कैच करेंगे। सर अब तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, यानी वो बच्चे मेरा समझ आएगा, वो सर तो एक कोशिकीय जीव की बात कर रहे हैं। अगर मैं उनसे वो क्या है, उनका मतलब वो किस कैटेगरीज में आते हैं, मैं बोलूँगा वो प्रोटोजोआस में आते हैं, तो समझ जाएंगे वो सर ये तो किंगडम वाले बात कर रहे हैं सर, कि जो जीव को बांटा गया है। और मैं बात करता हूँ कि वो तो कुटपाद, यानी देखो उनके पास कुटपाद जो होता है, जो उनके पास सीडोपोडिया होता है, उसकी सहायता से वो क्या करते हैं, अपना साइज बदलते हैं। जो उनका साइज होता है ना, फिक्स नहीं होता अमीबा का साइज, छोटा बड़ा हो सकता है। और वो क्यों कैसे होता है, उनका सीडोपोडिया के माध्यम से होता है। चलो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, अब देखो सीडोपोडिया जो होता है उनका, जो कुटपाद होता है, उसके माध्यम से वो लोग मूवमेंट भी करते हैं और भोजन का ग्रहण भी करते हैं। यहाँ से बोर्ड एक आपसे क्वेश्चन खूब भर भर के पूछता है, अमीबा भोजन का अंत ग्रहण कैसे करता है। ऑप्शन में रहेगा बहुत सारे ऑप्शन, आप सिर्फ टिक मार देना सीडोपोडिया पर। हिंदी में इसका होता है कुटपाद, इसका हिंदी क्या होता है मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ, इसका हिंदी होता है कुटपाद, कुटपाद, ठीक है ना। तो अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, कुटपाद से। गति भी किससे करता है, चलता फिरता कैसे, इस सीडोपोडिया से ही। ओके चलो अब मैंने बोला है सर अब चित्र 6.5 आपको बनाने हैं, अमीबा का भोजन कैसे पड़ता है। चलो नोट, अमीबा यूकैरियोटिक होता है। अब देखो सर आपका क्लास 9 में पढ़ के आए हो आप, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। अमीबा क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका होता है, उसमें सेल्स होते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पर पहले तो चित्र बनाना, मैंने यहाँ पर स्पेस छोड़ रखा है, आपको छोड़ना नहीं, पहले तो डायग्राम ही बनाने हैं, फिर मैं आपको देखना डायग्राम कैसे मक्खन की तरह चमका दूंगा। सर मैं तो एनसीईआरटी नहीं खरीदा हूँ, मैं तो आलोक प्रकाशन खरीद लिया हूँ, किसी गधे ने आपको खरीदवा दिया आलोक प्रकाशन, कोई बात नहीं। देखो जिस टीचर को आराम करना है ना, वो तुमसे खरीदवा देगा प्राइवेट बुक, उसी में से लिखवाएगा, अब बोलेगा तुम रट बेटा रट इसको अब। और यहाँ क्या होगा, एनसीईआरटी चलेगा, दौड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी सबको पढ़ाते नहीं ना, नानी याद आती है एनसीईआरटी पढ़ाने में। चलो अब देखो ये चार डायग्राम आपको बनाने हैं, यही आपको फिगर बनाना था। अमीबा में न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा न्यूट्रिशन कैसे होता है, देखो ये थे, मान लो कोई यहाँ भोजन आया, इनको सीडोपोडिया के शेप चेंज करते हैं, और वो क्या उससे क्या बनाते हैं, कुटपाद है, उससे पदा बना दिए यहाँ पर आकार, यहाँ पर भोजन चला गया, और यहाँ पर उसको क्या कर, उसको भोजन को अंदर फिर सीडोपोडिया बंद हो गया, भोजन चला गया कहाँ पर, खाद्य रिक्ति काम चला गया, और वहाँ पर क्या होगा, भोजन पच के उनके
चल गया, बाकी वही शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है। देखो सारे जीव मैं आपको पढ़ाया हूँ, जू, लीच, फीता, कृमि, सड़ी के बहुत सारे जीव जो प्रयुक्त होते हैं, सारे एनसीटी में बातें लिखी गई। अब जब पढ़ोगे ना एनसीटी आपको मजा आएगा। तब वो सर एनसीटी कितनी प्यारी बुक होती है। पहले बहुत बोरिंग सा लगता है आपको जब आपको समझ में नहीं आया हो। आपने डायग्राम बना लिया, चारों स्टेप बनाने थे आपको। चलो अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ अपने नोट से। इधर आपने डायग्राम बना रखा है। देखो मैंने क्या बोला, अमीबा क्या करता है, पहले तो कुटपाद यानी कुटपाद जो होता है उसकी कोशिका झिल्ली का विस्तार करता है, उसको बढ़ाता है वो, ठीक है। और वो क्या करता है, उसे कैप्चर भोजन, उससे भोजन को कैप्चर कर लेता है, पकड़ ले, कैप्चर मतलब पकड़ना, भोजन को पकड़ लेता है, ठीक है। और जो अपन डायग्राम बनाया था उसको, ठीक है। तो पहले चरण क्या, अमीबा ने क्या किया, अपना स्यूडोपोडिया का विस्तार किया, उससे क्या बनाया, कोशिका झिल्ली का विस्तार किया और कैप्चर किया भोजन को। भोजन को कहाँ ले गया, फूड वैक्यूल्स में, यानी खाद्य, फूड वैक्यूल का हिंदी होता है खाद्य रिक्तिका, भोजन रिक्तिका, वहाँ में लेके चला गया भोजन को। अब फूड वैक्यूल में भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो फूड वैक्यूल्स में। फूड वैक्यूल मतलब वही भोजन रिक्तिका, क्या बोलेंगे आप, भोजन रिक्तिका में भोजन का पाचन होता है। तो इंग्लिश याद रखना, फूड वैक्यूल में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, ठीक। फिर उसके आगे नोट्स लिख लिया अपने, हाँ नोट्स भी साथ साथ में बना चल रहा है, इसीलिए मैं फिर से दोबारा दिखा रहा, कुछ छूट ना जाए आपका। उसके बाद क्या करते हैं भाई, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के माध्यम से पचा हुआ भोजन कहाँ चला जाता है, साइटोप्लाज्म में। उसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, केंद्र वहाँ चला जाता है। मान लो ये उसका साइटोप्लाज्म है, ये तो उसका सेल है, केंद्र है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म में कहाँ चला गया, भोजन, पचा हुआ भोजन। अच्छा भोजन, पचा हुआ भोजन किस माध्यम से गया, डिफ्यूजन के माध्यम से गया, कहाँ चला गया, साइटोप्लाज्म में चली जाती है, यानी कोशिका द्रव्य में चली जाती है। और अनपचा भोजन, मान लो जो पचा था वो चल गया साइटोप्लाज्म में, जो नहीं पचा उसका क्या हुआ, उसकी कोशिका, उसको क्या होता है, कोशिका की सरफेस पर चले जाते हैं, यानी उसकी कोशिका की बाहरी सतह पर चले जाते हैं और बाहर वहीं से बाहर निकाल दिया जाता है, वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। यही थे आपके नोट्स। तो यहाँ पर तो रिपीट कुछ हो गया तो इसको मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। वही परजीवी किसे कहते हैं, तो इसको आपको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है, रिपीट हो गया है, आप इसको पढ़ लिए हो, ठीक है। चलो अच्छा, अपने अमीबा में तो पढ़ लिया, फिर से आपको याद दिला दूँ। पहले अमीबा ने क्या किया, स्यूडोपोडिया का विस्तार किया, भोजन को पकड़ा, भोजन को पकड़ कहाँ ले गया, फूड वैक्यूल में, फूड वैक्यूल में लेकर क्या किया, और उसका भोजन वहाँ का पाचन हो गया, पचा हुआ भोजन डिफ्यूजन के माध्यम से कहाँ चला गया, साइटोप्लाज्म में चला गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो अनपचा भोजन था उस जो उसके सरफेस, कोशिका के सरफेस से बाहर निकल गया। यही था ना, आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अमीबा में भोजन का पाचन को प्रक्रिया द्वारा समझाएं, यही आपको चीज़ करना है। एक एनसीईआरटी ने उसमें आप जब पढ़ोगे तो थोड़ा सा उसमें पैरामीशियम का भी जिक्र किया उसने, वो मैं आपको दिखा दूँ कहाँ पर है। ये तो अमीबा वाला है, इसमें थोड़ा सा जिक्र किया होगा उसका, यहाँ पर देखना, कहता पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, वो भी क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी कोशिका एक निश्चित आकार होती है। अमीबा में क्या था, फिक्स, उसकी कोशिका फिक्स, साइज फिक्स नहीं था, इसका फिक्स होता है। तथा भोजन के एक विशिष्ट स्थान भी इससे ग्रहण करता है, वो तो सीडोपोडेस करता है, इसका एक विशिष्ट स्थान होता है, स्पेशलाइज क्या होता है, स्पेशलाइज पार्ट होता है, वहाँ से ग्रहण करता है और भोजन का और स्थान तक पश्चिमाभ की गति द्वारा पहुँचता है, जो कोशिका की पूरी तरह से ढके होते हैं, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी में इतना ही कहती है। तो चलो मैं आपको पहले बता दूं, पैरामीशियम में देखो, पैरामीशियम में भोजन का न्यूट्रिशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, देखिए वो भी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। वो भी क्या, प्रोटोजोआ है। इसका आकार क्या होता है, फिक्स होता है, उसका फिक्स नहीं था, ये मैंने बना कर दिखाया है। और इसमें देखो बहुत सारे इसमें डॉट दिखाए, इसका सिलिया है, इसी से क्या करता है, सिलिया इसकी हिलती लहरती रहती है, इसी से इसको मूवमेंट वूवमेंट करने में सहायता मिलता है। इस सिलिया है, सिलिया को क्या बोलते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, हेयर लाइक क्या है, प्रोजेक्शन है, इसी को बोला जाता है सिलिया, यानी पक्षभाव, पक्षमाभ, पक्षभाव, पक्षाभ, ठीक है। क्या लिखा है इसको, पक्षाभ। इसीलिए इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में कितना अच्छा है, पक्षाभ। हिंदी में क्या लिखना है, पक्षाभ, सिलिया को, और इंग्लिश में सिलिया, कितना अच्छा लगता है सिलिया कहने में। अब पक्षाभ भी थोड़ा देखो, आपको दोनों याद होना चाहिए, हम लोग बिहार वाले हैं, हम लोग भारत वाले हैं, तो हमको दोनों आती है। सिलिया को हम लोग पक्षाभ बोलते हैं। उसकी कैसी बनावट होती है भाई, तो हेयर लाइक उसका प्रोजेक्शन होता है, उसमें हेयर लाइक को मतलब क्या बोलते हैं, रोम जैसी उसकी संरचना होती है। अगला पॉइंट, पैरामीशियम भोजन को एक विशिष्ट अंग से क्या करता है, ग्रहण करता है, और फूड
वक्यूल खाद्य रिक्तिका में भोजन का पाचन कर लेता है और अनपचा भोजन वहीं से बाहर उसको भेज दी जाती है और वहाँ से निकल जाता है। इतना ही एनसीईआरटी में दिया है, तो आपको इतना ही पढ़ना था, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछ सकता हूँ यहाँ से। देखो, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है कि जो स्टोमाटा होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का आदान प्रदान करता है। दूसरा है कि ऊपरी बाह्य त्वचा अपोडर्मस की तुलना में लोअर एपिडर्मिस में स्टोमाटा की संख्या अधिक होती है। तीसरा ऑप्शन है स्टोमाटा छिद्र किडनी के आकार की ग्वाड सेल होती है। ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। इसका आंसर जो बच्चा करेगा, मैं समझूंगा पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ रहे हो, इसका आंसर आपको ही करना है। मैं पूरा पढ़ा दिया हूँ, देखना इसका आंसर क्या आएगा, आप खुद से कर लोगे। हमको तो पता है, लेकिन आपको नहीं बताऊंगा कि फिर आपने पढ़ा क्या, आप ये ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको पीछे अपने नोट्स रिवाइज कर लेना, वीडियो देख लेना, इसके आंसर उसी में छिपे हैं और इसको तो पता ही होगा। अब देखो, अमीबा, मशरूम और कस्कुटा, अमरबेल, ये तीनों क्या है, एक ही मतलब किस प्रकार के न्यूट्रिशन दर्शाते हैं? सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। पहले देखो ना, पहले तो अमीबा का पकड़ना, अमीबा कैसे करता है? तो अमीबा आपने क्या पढ़ा था? अमीबा तो हम लोग जैसा है ना, होलोजोइक में है, तो होलोजोइक। दूसरा क्या होता है? मशरूम है और कस्कुटा है। कस्कुटा मशरूम क्या है भाई? सेप्रोफाइटिक। और कस्कुटा क्या है? परजीवी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मशरूम तो परजीवी नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। खुद से भी कर सकते थे आप। चलो, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य कुटपाद द्वारा किया जाता है गतित भोजन में? इसका सारे क्वेश्चन का आंसर तुम करोगे। देखना, अभी तक आपको मैं चौथा लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया होगा इस चैप्टर में लेकर, ये सारे क्वेश्चन को करके रखना है। और एक विशेष ज्ञान आपके लिए यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ लास्ट में, कि यूग्लिना जो होता है वो ऑटोट्रॉप्स यानी यूग्लिना कैसा न्यूट्रिशन करता है? तो देखो, ऑटोट्रॉप्स भी होता है और हेटरोट्रॉप्स भी होता है। ऑटोट्रॉप्स क्यों? क्योंकि जो लाइट होता है तो प्रकाश संश्लेषण भी कर लेता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, और जब रात होती है तो हेटरोट्रॉप बन जाता है, हम लोग ही समझ जाता है। तो दोनों है, इसीलिए यूग्लिना को कहा जाता है मिक्सोट्रॉफिक। ये थोड़ा ज्ञान के लिए था आपको। तो देखो, आप जितना कुछ पढ़ रहे हो, अब बिल्कुल अब यहाँ से क्वेश्चन जब क्वेश्चन बैंक करोगे तो आपको तकलीफ बहुत कम होगा ही नहीं। सर तो एमसीक्यू कब कराएंगे? देखो, बीच बीच में तो क्वेश्चन एमसीक्यू करा ही रहे हैं आपको, और आपको बहुत ज़्यादा कराएंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है आपको। तब तक कि आप यहाँ तक नोट्स को बना लोगे, रिवाइज कर लोगे। हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, अब मैं आपको बताया, आज के होमवर्क देके जा रहा हूँ, अब क्या करना है आपको। आपने यहाँ पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे, हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया पूरा सिलिया तक ले। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने बारे में, हम लोग का पाचन कैसे। तो अब क्या करना है आपको, पहले तो ये लाइन को पढ़नी है अच्छी से। आप देखना, कभी भी एक्टिविटी को छोड़ना नहीं। एनसीईआरटी जितनी एक्टिविटी दी है उसको पढ़ो। मानता हूँ आपके पास नहीं है चीज़ें, लेकिन उसको पढ़ तो सकते हो ना भाई। चलो, ये बहुत अच्छे से डायग्राम आपको बना के आने हैं। रफ में आपको डायग्राम मैं आपको दे रहा हूँ कि बच्चे जिसे नहीं बनाते हैं ड्राइंग बुक में, आप ड्राइंग करके आना है इसका। देखता हूँ किसका कितना अच्छा ड्राइंग होता है। ऑफलाइन में चेक होगा, ऑनलाइन वाले चाहें तो आप हमें व्हाट्सअप कर देना, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना। देखते हैं कौन सा बच्चे कितना अच्छा इसका डायग्राम बनाता है। जो भी कोई मेरा ऑनलाइन छात्र है, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे छात्र, आप डायग्राम बनाकर मेरे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप जरूर कर देंगे, 7878546343। ठीक है, अब ये डायग्राम बनाकर जरूर से आप मेंशन करने वाले हैं मेरे व्हाट्सअप पे। ठीक है, तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत माँ सरस्वती की आपकी कृपा बनी रहे, माँ सरस्वती आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति करें। आप बिल्कुल दिल से पढ़ने वाले विद्यार्थी हो। अब मैं यही दुआ करता हूँ माँ सरस्वती से, आपके मार्क्स अच्छे आएँ, आप अच्छा जीवन में आप अच्छे मुकाम पर पहुँच जाएँ, जो भी आपकी इच्छाएँ थी, है ना। चलो, धन्यवाद, लव यू सो मच, गुड नाइट। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक इस लेक्चर को वॉच कीजिए, नोट्स बनाइए और अपने एनसीईआरटी रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।